चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग कॉपर के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण और जस्ता का निष्कर्षण विस्तार से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉपर, जिसको तांबा भी कही जाती है, कॉपर का सूत्र मालूम है, Cu होता है। कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है बच्चे को नहीं समझ में आती है, बहुत हार्ड लगता है। एक वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से बहुत कम समय में मैं आपके दिमाग में बैठा कर जाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, याद रखिएगा, समझाऊंगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत होता है समझाना। जितना भी मैं निष्कर्षण कराया, चाहे जो भी मैं टॉपिक अभी तक पढ़ाऊँ ना, उसमें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कॉपर, ये कॉपर को इंग्लिश में कॉपर ही कहते हैं, इसे तांबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तांबा आप सुने होंगे। सबसे पहली बात इसकी आप बारे में जानिए ध्यान से, बेसिक बात है। देखो कॉपर का जो संकेत या तांबा का जो संकेत होता है वो होता है Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है, ठीक है ना। Cu होता है। इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। इसका परमाणु भार मतलब इसका वजन अगर आप लेकर चलिएगा ना तो वो होता है 63.5, मतलब 63.5 बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं लगभग 64 के आसपास। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो कॉपर होता है ना, वो ऑक्सीकरण अवस्था दो को दर्शाता है, +1 और +2। पूछता भी है कि कॉपर की कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, दो, कौन कौन सा, +1 +2। अब देखो कॉपर की जो मुख्य अयस्क होती है वो कौन कौन सी होती है, तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होगा वो क्यूपराइट। इस क्यूपराइट का दूसरा नाम रूबी कॉपर भी होता है। तो इसका जो मुख्य अयस्क हो सकता है क्यूपराइट या रूबी कॉपर, जिसका सूत्र क्या होता है, Cu2 होगा, ठीक है। उसका टेनोराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuO होता है, ठीक है ना। देखो क्यूपराइट का दूसरा नाम रूबी कॉपर, जिसका सूत्र Cu2 होता है, लेकिन टेनोराइट का सूत्र सिर्फ Cu होता है, मतलब इसको कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अगला है कॉपर पायराइट है। देखो कॉपर का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। इसी के द्वारा कॉपर का निष्कर्षण हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो अगला होता है चैल्कोसाइट, या इसको कॉपर ग्लास कहते हैं। तो चैल्कोसाइट या कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र Cu2 होता है। मैलेकाइट भी इसका होता है, अयस्क होता है, ठीक है ना। तो मैलेकाइट का जो सूत्र होता है देखो CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस, यानी कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर जब ये CuCO3 की संख्या 2 को कर देंगे तो वो एजुराइट हो जाती है। यानी मैलेकाइट का जो सूत्र होता है CuCO3, फिर इंटू में आपका चलेगा CuOH होल ट्वाइस। लेकिन यहीं पर जब इसकी CuCO3 की मात्रा 2 को कर देंगे तो हो जाएगा एजुराइट का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसका मुख्य अयस्क क्या होगा, क्यूपराइट या कॉपर, रूबी कॉपर होगा, ये आपका टेनोराइट हो सकता है, कॉपर पायराइट, चैल्कोसाइट, मैलेकाइट और एजुराइट। ये 5-6 इसका अयस्क होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इसका कौन सा होता है, कॉपर पायराइट होता है, CuFeS2। अब इसी के माध्यम से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करना सीखेंगे। किसके? कॉपर पायराइट के माध्यम से। तो निष्कर्षण किसके द्वारा करना है? कॉपर पायराइट। यानी कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन होता है? वो कॉपर पायराइट होता है, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। तो इसी के माध्यम से इसका निष्कर्षण हम लोग 4 या 5 चरण में करेंगे। कितने चरण में? लगभग 4 या 5 चरण में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निष्कर्षण इसका कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बुआ, तो यहाँ पर निष्कर्षण लिखकर डैश डलेगा, आप लिखेगा कि कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कॉपर पायराइट होता है। इसी के द्वारा हम लोग निम्न चरणों में कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। इसमें पहला चरण आपका आएगा अयस्क का सांद्रण। क्या आएगा? अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में क्या होता है कि अयस्क में जो अशुद्धि आती है उसको दूर कर जाती है। तो यहाँ पर कॉपर पायराइट को जानते हैं 2 तरीकों से अयस्क के सांद्रण में शुद्ध कर जाती है। पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि के माध्यम से और दूसरा फेन उत्प्लवन विधि के माध्यम से। तो आप लिखिएगा यहाँ पर अयस्क के सांद्रण में भाषा लिख सकते हैं कि कॉपर पायराइट को पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि के माध्यम से सांद्रित किया जाता है और बाद में फेन उत्प्लवन विधि के माध्यम से उसे पूर्णतः शुद्ध कर लिया जाता है, यानी अयस्क को पूरा शुद्ध कर लिया जाता है। यानी अयस्क के सांद्रण में 2 विधि का प्रयोग करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि और दूसरा होगा फेन उत्प्लवन विधि। इन दोनों विधि का प्रयोग करके अयस्क को सांद्रित कर ली जाती है। नंबर 2 जारण। अब देखो यहाँ पर जो आपका सांद्रित अयस्क है उसमें जारण की क्रिया दर्शाई जाती है। जारण की क्रिया का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा डाली जाएंगे। जारण और निष्स्थापन हमको पढ़ा दिया गया। जो बच्चे एल्युमिनियम और जस्ता का निष्कर्षण में पढ़ा चुके हैं वो देखे होंगे, उनको ये बेसिक से समझ में आने वाली है, ठीक है ना। देखो यहाँ जारण है, जारण का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्राएं डाली जाएंगी। अब देखो जैसे ही जारण की क्रिया मतलब कॉपर सल्फाइड, ये जो अभी सांद्रित अयस्क हमको मिला है, सांद्रित अयस्क को जैसे ही हवा की उपस्थिति में या अभिदमन भट्टी में या वाट भट्टी में या तो कुछ भट्टी होती है इसका यूज करी जाती है, यानी सांद्रित अयस्क का जैसे ही जारण करी जाती है उसमें क्या होता है कि जो सल्फर होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, ये सब वाष्पशील ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पर जो हमारा सांद्रित अयस्क मिला है उसको हवा की उपस्थिति में क्रिया कराने लगे हैं, तो यहाँ पर 2-3 काम होता है। पहला काम होता है कि सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी, सल्फर का सूत्र S, आर्सेनिक का
एस होता है और एंटीमनी का एस भी होता है। यानी सल्फर, आर्सेनिक और सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीनों जो होता है ना, ये क्या होता है ऑक्साइड एस्को में, ये ऑक्साइड में चेंज होकर बाहर निकल जाते हैं, मतलब वाष्पशील ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाते हैं। पहला काम जान में। और दूसरा काम होता है कि जो कॉपर सल्फाइड होता है वो क्या होता है कि क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के रूप में चेंज हो जाता है। यानी कॉपर सल्फाइड जो अयस्क था, ये कॉपर सल्फाइड, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर जो अयस्क को हम लोग सांद्रित किए हैं भाई, उस सांद्रित किए तो किसको सांद्रित किए हैं? कॉपर पायराइड्स को ही तो किए ना, कॉपर पायराइड्स को हम लोग सांद्रित किए हैं। तो ये जैसे ही इसमें हवा की उपस्थिति में जो सांद्रित अयस्क था उसको डालेंगे, यानी जान की क्रिया कराएंगे, तो वहां पर पहला क्रिया होगा कि सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ये ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। और दूसरी क्रिया कॉपर जो पायराइड्स है, कॉपर जो पायराइड रहता है ना, वो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के रूप में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा क्रिया क्या होता है कि यहाँ जो कॉपर सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो बना आपका रहता है ना, वो सब भी हवा से रिएक्शन करके, मतलब जान में तो हवा होता है, हवा से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर यह मोटा मोटी आपको रिएक्शन समझाओ ना, तो जारण में क्या होता है कि जैसे ही आप सांद्रित जो आप अयस्क को सांद्रित किए, कॉपर पायराइड को ना आप सांद्रित किए, तो कॉपर पायराइड को जैसे ही आप क्या करेंगे सांद्रित करेंगे और जारण की क्रिया कराएंगे, तो देखो कॉपर पायराइड में ये सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीनों चीजें पाई जाती है। तो जो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी होता है, ये सब क्या होता है ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। SO2, AS2O3, Sb2O3, ये तीनों ऑक्साइड के रूप में देख सकते हैं बन के क्या हो गया, ये सब बाहर निकल गया। ऑक्साइड के रूप में बन के सब क्या होता है तीनों बाहर निकल जाती है। और दूसरा इसी में क्रिया जान में होता है कि जो कॉपर पायराइड्स होता है, ये जो कॉपर पायराइड्स है वो हवा से ही रिएक्शन करके वो क्या बनाता है कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब यहाँ से जो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ जो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना रहता है, ये भी हवा से दोनों देखिए दोनों रिएक्शन करके ये क्या होता है ऑक्साइड एस्को में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड क्या होता है यहाँ पर बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से हमें ऑक्साइड एस्क प्राप्त होती है। यहाँ तीन क्रिया जान में दिखाई देगी। पहला आर्सेनिक, एंटीमनी और सल्फर तीनों ऑक्साइड एस के रूप में बाहर निकल जाती है। दूसरा कॉपर सल्फाइड जो होता है वो क्यूप्रिक सल्फाइड और ये फेरस सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और तीसरा जो क्यूप्रिक सल्फाइड और जो फेरस सल्फाइड आपका बना है ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, यही जान की क्रियाएं में होती है कि जैसे ही सांद्रित एस को आप इसमें डालेंगे, जान की क्रिया कराएंगे सांद्रित एस का, उसमें सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी सब वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। कॉपर सल्फाइड वो क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में देखिए कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना है ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी क्रियाएं जान में होती है। देखो इस क्रिया में क्या क्या बनता है, तो इस क्रिया में सबसे पहले क्यूप्रिक सल्फाइड मतलब कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना, और फिर उस फेरस सल्फाइड से क्यूप्रिक ऑक्साइड और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बना, यानी कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। यानी जान की क्रिया में ये चार चीजें बनती है। कौन कौन सा? कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड और फिर फेरस ऑक्साइड। ये चार प्रोडक्ट किसमें बनने का काम करते हैं? जारण में बन जाते हैं। तो यहाँ से आपको जारण की क्रिया समझ में आ गई होगी। जारण में क्या होता है, सांद्रित अयस्क को जैसे ही जारित करेंगे उसमें सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। दूसरा कॉपर पेराइड से क्या होगा, वो भी क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तीसरा जो क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना है वो भी हवा से रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड के रूप में बदल जाती है। यानी चार चीजें बनने का काम करते हैं किसमें? जारण में। अब यहाँ से तीसरा जो क्रिया आता है वो पदद्रावण का क्रिया होता है। इस पदद्रावण में क्या होता है कि जो आपका जारित अयस्क है, मतलब यहाँ से जो भी आपका जारित अयस्क मिला है उस अयस्क में आपको बालू मिलाना है, और जैसे उसमें बालू मिलाएंगे वो ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर समझिए, जैसे में Cu2 वो मिला है ना, Cu2 मिला है ना। अब यहाँ एक चीज और आप समझिएगा, क्योंकि देखो अब हम लोग क्या ना कॉपर के बहुत नजदीक आ चुके हैं प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ जो जारण की क्रिया इस जारित अयस्क में क्या होता है कि बालू मिला दिया जाता है और वो सब किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जैसे मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है ना कि FeS के कुछ भाग से अभिक्रिया करके Cu2S बना देता है और साथ में FeO बनाता है। तो जो FeO होता है ना, ये फेरस ऑक्साइड जो होता है ना, ये बालू से अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट धातुमल यानी फेरस सिलिकेट बना देता है। फेरस सिलिकेट बनाने का काम करता है ये धातुमल, इसे हम लोग धातुमल कहते हैं। इसके नीचे क्यूप्रिक सल्फेट, फेरस सल्फेट का मिश्रण होता है जिसे हम लोग कॉपर मेट कहते हैं। ध्यान से इस बात को आप समझिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, समझिएगा ना, आपके एग्जाम में मतलब एकदम फाड़ के, मेरी गारंटी है। क्योंकि
मैं सब चीजों को सिर्फ समझाता हूँ, मेरा सिद्धांत है समझाना और आपका काम है समझना। नहीं समझ में आती है कमेंट करिए, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो बुआ, पदरावन में हम लोग बात कर रहे थे। पदरावन में क्या होता है कि जो जालित यहाँ से जो अयस्क जालित है उसमें क्या मिलाया था, बालू मिलाकर उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करी जाती है, ठीक है ना। तो मान लो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारा प्राप्त हुआ है, इसमें क्या कर जाते हैं कि FeOS मतलब फेरस सल्फाइड जो हमको मिला है उसके कुछ भाग से अभिक्रिया कराकर इसमें अभिधमन भट्टी का या वाट भट्टी का प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। ये पदरावन की क्रिया जिस भट्टी में कराई जाती है उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का फेरस सल्फाइड से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक सल्फाइड फिर प्राप्त कर ली जाती है और फेरस ऑक्साइड फिर वहां से प्राप्त होती है। यहाँ जो फेरस ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है ना, इसी को बालू के संग SiO2 के संग, ये बालू का सूत्र है, FeO को बालू के संग अभिक्रिया करा के फेरस सिलिकेट धातु मल का निर्माण करी जाती है। देखो इस धातु मल के नीचे क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण होता है जिसे हम लोग कॉपर मेट कहते हैं, और इस कॉपर मेट में लगभग 50% शुद्ध कॉपर रहते हैं। तो भैया हमें पूरा ना शुद्ध प्राप्त करना, 50% प्राप्त करने से क्या होगा, तो यहाँ जो कॉपर मेट मिली रहती है उसमें मात्र 50% शुद्ध क्या होती है, कॉपर रहती है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो फिर से मैं पदरावन क्रिया आपको समझा रहा हूँ। मेन इसमें पदरावन और बेसेमनीकरण की क्रिया होती है। देखो आपको यदि कॉपर प्राप्त करना है तो उसमें 4 क्रियाएं करना पड़ता है, संदन, जारन, तीसरा पदरावन और चौथा बेसेमनीकरण। ये पदरावन और बेसेमनीकरण बच्चे को सिद्धांत नहीं समझ में आती है, इसलिए मैंने सोचा कि लॉजिक से आपको समझा दूं। देखो बुआ, पदरावन में क्या क्या होती है, जो हमारे यहाँ से जाली तरस मिला रहता है उसमें बालू मिलाकर उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहता है वो फेरस सल्फाइड के कुछ भाग से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक सल्फाइड बनाता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ जो ये फेरस ऑक्साइड बनता है वो बालू से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट धातुमल का निर्माण करता है। अब देखो ये जो धातुमल बना रहता है इसके नीचे क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण रहता है जिसे हम लोग कॉपर मेट कहते हैं, और इसमें 50% कॉपर उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होता है, कॉपर मेट। अब इसी कॉपर मेट को बेसेमनीकरण यानी अभिधमन भट्टी में क्या करी जाती है, उसमें डालकर बालू उलू डालकर क्या करी जाती है, वहां से कॉपर प्राप्त कर ली जाती है सिंपली। तो यहाँ जो कॉपर मेट आपको मिला है इस कॉपर मेट में 50% शुद्ध तांबा मतलब कॉपर होती है। अब इसी कॉपर मेट का प्रयोग करके बेसेमनीकरण की क्रिया को आगे बढ़ाना है। पदरावन में बस इतना करना है कि बालू मिलाया गया जाली तरस में, उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है ना फेरस सल्फाइड से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, और वो फेरस ऑक्साइड बालू से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट धातुमल का निर्माण करता है। धातुमल जिसको स्लेग कहते हैं, उसमें अशुद्धियां भी रहती है, अब बाहर से गालक या फ्लक्स जो मिलाया गया रहता है वो भी चीजें रहती है। तो यहाँ पर जो धातुमल बनता है उसके नीचे क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण रहता है जिसे कॉपर मेट कहते हैं, और इस कॉपर मेट में 50% कॉपर उपस्थित रहती है। अब यहाँ से चौथा क्रिया आती है जिसका नाम है बेसेमनीकरण। अब भैया बेसेमनीकरण की क्रिया कैसे होती है मैं आपको समझाऊं, आप समझिए, बस समझिए। देखो बेसेमनीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर बेसेमनीकरण में देखी जाती है, देखो ये बेसेमनीकरण की क्रियाएं होती है। अब बेसेमनीकरण में हवा की तेज झोंके दी जाती है, जैसे झाग प्लोन विधि आप पढ़े ना कि उसमें हवा की जब तेज झोंके दी जाती है तो क्या होता है ना, शुद्ध जो होता है ना, शुद्ध धातु होता है ऊपर चलाता है झाग के द्वारा, शुद्ध पात्र की पेंदी में बैठ जाती है। वैसे ये वाला जो आपका चित्र है ना, ये आपका अभिधमन भट्टी है, इसमें क्रियाएं होती है। बेसेमनीकरण की क्रियाएं देखिए कैसे होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप इतना देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, धातुमल में 2 चीजें होती है, कॉपर मेट में 2 चीजें होती है, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होती है। तो जैसे ही ये क्या होता है ना, अभिधमन भट्टी में इसको डाली जाती है, अभिधमन भट्टी में ये डाली गई है, क्या क्या डाली गई है, तो इसमें FeS और फिर Cu2S जैसे इसमें डाली गई और हवा की तेज झोंके प्रवाहित की गई है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है ना, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फेरस सल्फाइड में जैसे ही हवा की तेज झोंके डाली गई है वो FeO के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब फिर यहाँ FeO जो होता है ना, बालू से रिएक्शन, क्योंकि इसमें बालू मिलाई जाती है, बालू से रिएक्शन करके FeSiO3 यानी धातुमल का निर्माण करता है, फेरस सिलिकेट धातुमल का निर्माण करता है, जो क्या होता है, बैठ जाता है पात्र की पेंडी में, क्या होता है, बैठ जाता है, मतलब अशुद्ध धातु यहाँ से अलग हो जाता है, फेरस सिलिकेट अलग हो जाता है। अब बचा क्यूप्रिक सल्फाइड। ये क्यूप्रिक सल्फाइड भी क्या करता है, इसमें जो हवा डाली जाती है तो उससे रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है। तो होता क्या है कि जैसे फेरस क्यूप्रिक सल्फाइड ने कॉपर सल्फाइड हवा से रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो यही कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर सल्फाइड का कुछ भाग रिएक्शन कर लेता है, और अपने में रिएक्शन करने की वजह से देखिए कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट ये आपस में रिएक्शन करने के बाद किसका निर्माण कर दिए, कॉपर का निर्माण कर दिए, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रहती है। बाबू यहाँ पर बेसेमनीकरण क्रिया में क्या होती है कि हवा की तेज झोंके दी जाती है। जो हमें कॉपर मैट मिला है उस
कॉपर मेट में थोड़ा सा बालू की मात्रा मिलाकर इसमें क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग डाल देते हैं। अब जैसे ही डालते हैं तो डालने के उपरांत यहाँ से हवा डाली जाती है। अब जैसे ही भैया हवा डाली गई तो इसमें Cu2s और FeS है, तो यहाँ पे FeS हवा से रिएक्शन करके FeO का निर्माण करता है, और FeO जो बालू डाला गया उससे रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट धातुमल का निर्माण कर लेता है। अब बचा क्यूप्रिक सल्फाइड मतलब Cu2s, ये Cu2s भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हाई क्यूप्रिक ऑक्साइड का कुछ भाग कॉपर सल्फेट से जाकर रिएक्शन देखिए कर लिया है, तो करने के उपरांत क्या किसका निर्माण कर दिया, कॉपर का निर्माण कर दिया। अब देखो ये जो कॉपर बनी रहती है ना, इसमें जो कॉपर रहता है वो पात्र की पेंडी में नीचे बैठ जाता है, और यहाँ पर कॉपर मेट रहता है जिसको डाला गया है, मतलब उसमें क्या क्या होती है, उसमें अशुद्धि सब रहती है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होता है, तांबा आराम से बैठ जाता है। अब इस तांबे के साथ साथ यहाँ पर गैस भी होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो क्या होता है, इसको ठंडा करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से तांबा के ऊपरी सतह पर देखिएगा ना जो प्राप्त किया है वहाँ फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण से तांबा को फफोलेदार तांबा भी कही जाती है, क्योंकि उस पर फफोला उठा रहता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। अब मान लो कि आपके शरीर से जब गैस बाहर निकलेगी तो फफोला नहीं बनेगा, क्या है कि नहीं, बनेगा कि नहीं। यहाँ पर भी जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो तांबा मिला रहता है उस तांबा में क्या फफोला उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपको ये विषमरीकरण समझ, देखो विषमरीकरण में क्या है कि हमारा जो भी यहाँ पर कॉपर मेट मिला है उसमें बालू मिलाकर डाल देना। तो कॉपर मेट में दो चीजें है, Cu2s और FeS है, बालू मिलाकर डाल दिया गया, और जैसे ही हवा की तेज झोंके इसमें प्रवाहित की जाएगी, जैसे इसमें हवा की तेज झोंके प्रवाहित करेंगे तो ये फेरस सल्फाइड ये फेरस ऑक्साइड में बदलेगा। अब फेरस ऑक्साइड बालू से रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसमें बालू भी डाल दिया गया, तो बालू से रिएक्शन करेगा तो फेरस सिलिकेट धातु का निर्माण कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो क्यूप्रिक सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड का कुछ भाग जाकर इसी फेरस कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करके कॉपर का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, इस कॉपर के निर्माण के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी रहती है, जिसको ठंडा करके निकाला जाता है। ये जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तांबे में क्या होता है, फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। तो चार क्रिया में, एक पहल का अयस्क के सांद्रण, दूसरा का जारण, तीसरा का पद्रावण और चौथा का विषमरीकरण। ये चार क्रिया करके आप क्या कर सकते हैं, यहां से लोग कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, सल्फर कॉपर पाइराइड्स के द्वारा। ठीक है ना। अब देखो तांबे का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू, देखो तांबे का अगर प्रयोग हम लोग देखें ना तो मिश्र धातु बनाने में, सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में हम लोग इस सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका, तो तांबा का यूज करते हैं। तांबा मतलब कॉपर हम लोग के जीवन में बड़ी समझिए कि एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी है। देखो दुनिया में हर चीज इंसान के लिए जरूरी होता है। चलिए आपको ये समझ में आ गई ना, ये कॉपर जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं कैसे प्राप्त करना है, चार क्रिया में प्राप्त करना, अयस्क का सांद्रण, दूसरा का जारण, तीसरा का पद्रावण और चौथा विषमरीकरण। विषमरीकरण मैंने क्या किया, हवा की तेज झोंके प्रवाहित करी, जिसकी वजह से वहां से मेरा कॉपर प्राप्त हो गया। चलिए आपको कॉपर कैसे प्राप्त करना, इसका निष्कर्षण कैसे होता है आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लोहा का निष्कर्षण करते हुए, क्योंकि अभी तक 3 हो चुका है, देखो एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, ये कॉपर हो गया, अब बचा लोहा। तो लोहा का निष्कर्षण करते हुए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।